वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। दूसरे रोज हमने अपनी ये कमीन गाह बदल दी और देवदार के जंगल वाली पहाड़ियों में एक खुफिया हाइड आउट में आ गए। यहाँ हमारे कुछ कश्मीरी अस्करियत परस्त मुजाहिद पहले से मौजूद थे। कमांडो लीडर शेरवान उनका कमांडर था। ये जगह मकबूजा कश्मीर में मौजूद भारतीय सिक्योरिटी फोर्स की मेन सप्लाई लाइन वाली सड़क से ज्यादा दूर नहीं थी। श्रीनगर शहर के मुसलमान कश्मीरियों पर भारतीय फौजी बेपनाह जुल्म सितम ढा रहे थे। जरा सी शक पर कश्मीरी मुसलमानों के घरों को आग लगाकर जला दिया जाता, फायरिंग करके निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया जाता। उसके जवाब में हमारे कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिद भी घात लगाकर भारतीय फौजियों पर हमले करके उन्हें जहन्नुम में पहुंचा रहे थे। हमारा काम अपने हुर्रियत परस्त कश्मीरी मुजाहिदीन से जरा मुख्तलिफ था। ये मुजाहिद महाज पर बल्कि मैदान में आकर आजादी कश्मीर की जंग लड़ रहे थे, जबकि हम मैदान जंग के पीछे रहकर दुश्मन की फौजी तंसीबात को तबाह कर रहे थे। फौजी कन्वायों पर घात लगाकर अटैक करते और एमुनिशन और सप्लाई के ट्रकों को रॉकेट लॉन्चरों से उड़ा देते। हमारा एक्शन कमांडो एक्शन था। हमारा एक कामयाब कमांडो एक्शन दुश्मन की फौज की एक ब्रिगेड की तबाही जितना नुकसान पहुंचाता था। नई पनाहगाह में आने के बाद कश्मीरी कमांडो लीडर और हमारा कमांडर शेरवान दोपहर के वक्त एक खुफिया जगह पर ले गए। ये जगह एक पहाड़ी के शगाफ में जमीन खोद कर जमीन के नीचे थी। यहाँ कमांडो एक्शन में काम आने वाले नक्शे, दूरबीनें और एक दो इंतहाई सीक्रेट फाइलें रखी हुई थी। इन सीक्रेट फाइलों में वो रिपोर्टें थी जिनमें कश्मीर में मौजूद भारतीय फौजों की मुख्तलिफ रेजिमेंटों के कमांडरों के नाम और हुलिये और बाज की तस्वीरें भी थी। ये एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी दीवार की ताक में बैटरी से रोशन होने वाली एक लालटेन रोशन थी। कमांडो शेरवान ने ये लालटेन लकड़ी के बक्स के ऊपर रख दी। उस बक्स के इर्द गिर्द 4 स्टूल पड़े थे। हम स्टूलों पर बैठ गए। कमांडर शेरवान ने एक नक्शा खोलकर बक्स पर फैला दिया। ये दरमियाने साइज का नक्शा था जो सफेद कागज पर हाथ से बनाया गया था। उस पर जगह जगह नीले और सुर्ख रंग के निशान लगे थे। कमांडो शेरवान ने नक्शे पर अपने दोनों हाथ रख दिए और मुझसे मुखातिब होकर बोला, मेरे भाई, ये हिंदुस्तान की 3 जुनूबी रियासतों का नक्शा है, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्या तुम्हें भारत के इन सूबों में जाने का इत्तेफाक हुआ है? मैंने कहा, मैंने इनके नाम जरूर सुने हैं मगर मैं यहाँ नहीं गया। कमांडो शेरवान ने नक्शे पर एक जगह उंगली रख कर कहा, ये भारत के शुमाल मगरबी सूबे राजस्थान का एक अहम मकाम बिलारा है। अभी कमांडो शेरवान ने अपना जुमला पूरा नहीं किया था कि अचानक 2 कश्मीरी कमांडोज अंदर दाखिल हुए। एक अटेंशन होकर राइफल लिए दरवाजे में खड़ा रहा, दूसरा कश्मीरी जबान में बड़ी तेज तेज लहजे में बातें करने लगा। कमांडो शेरवान एकदम से उठ खड़ा हुआ, उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मेरे साथ आओ। हम ज़ेरे ज़मीन तहखाने से जल्दी जल्दी बाहर निकले। कमांडो शेरवान ने अपने बॉडीगार्ड से उर्दू में पूछा, कमांडो जहांगीर भट्ट कहाँ है? उसने सीने से लगाई मशीन गन पर जोर से हाथ मारकर कहा, जहांगीर भट्ट पड़ाल के मुजाहिदीन के मोर्चे में है। मैंने कमांडो शेरवान से पूछा, क्या बात है कमांडर? उस वक्त हम अपनी हाइड आउट के बाहर चनार के बहुत बड़े दरख्त के नीचे खड़े थे। कमांडो शेरवान ने गुस्से में इस तरह सांस लिया कि उसके मुंह से फुनकार की सी आवाज निकली। कहने लगा, पड़ाल के पहाड़ी गाँव में भारतीय फौजियों ने हमला करके मकानों को नजर आतिश कर दिया है। 4 मुजाहिद शहीद हो गए हैं। भारतीय फौजी एक कश्मीरी मुजाहिद और गाँव की 2 मुसलमान लड़कियों को पकड़ कर ले गए हैं। इतने में कमांडो जहांगीर भट्ट भी आ गया। कमांडो शेरवान ने उसे पूछा, भारतीय फौजी हमारी लड़कियों को लेकर कहाँ गए हैं? जहांगीर भट्ट कहने लगा, मुझे जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक सिपाही हमारे एक मुजाहिद और गांव की 2 लड़कियों को अछुएकरी वाले फौजी कैंप की बैरकों में ले गए हैं। कमांडो शेरवान का चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। उसने अपने जज्बात को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए जहांगीर भट्ट से कहा, इसी वक्त अछोइकरी वाली भारतीय फौजी कैंप की बैरकों में जाओ और अपने मुजाहिद और दोनों लड़कियों को वहां से निकाल कर लाओ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इसके साथ जाओगे, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। ये कहकर कमांडो लीडर शेरवान हाइड आउट के अंदर चला गया। जब मैं और कमांडो जहांगीर तैयारी करके हाइड आउट के आगे से गुजरे तो हमें कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान की अंदर से तेज तेज आवाज सुनाई दी। वो ट्रांसमीटर पर अपनी जबान में किसी से गुस्से में बात कर रहा था। हम तकरीबन दौड़ते हुए हाइड आउट के आगे से गुजरे। जहांगीर भट्ट ने भारतीय फौजी कैंप की बैरकें देखी हुई थीं। हम एक आसान पहाड़ी रास्ते से गुजरकर आधे घंटे के अंदर अंदर उसी टीले के दामन में पहुंच गए जहां ये फौजी कैंप था। हम सामने वाले टीले के नशेब में आ गए। जहांगीर भट्ट का ख्याल था कि जहां नशेब में कोई मशीन गन का मोर्चा जरूर होगा। हमने अच्छी तरह देखा कि वहां कोई मशीन गन पोस्ट नहीं थी। असल में यहाँ भारतीय फौज की ज्यादा नफरी नहीं थी। ये एक तरह का ट्रांजिट कैंप था।
आमने सामने दो पक्की बैरकें थीं। दरमियान में एक तरफ एक फौजी ट्रक और एक जीप खड़ी थी। एक संतरी उनके करीब ही पहरा दे रहा था। हमें कश्मीरी मुजाहिद और कश्मीरी लड़कियां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने जहांगीर भट्ट से पूछा, कहीं हम गलत टारगेट पर तो नहीं आ गए? जहांगीर भट्ट ने कहा, नहीं, हमारे जासूस ने गिरफ्तार कश्मीरी मुजाहिद की जीप को इसी कैंप में जाते देखा है। दोनों देहाती कश्मीरी लड़कियां भी उसी जीप में थीं। हम झाड़ियों के पीछे चलते बैरकों के ऊपर नशेब में एक ऐसी जगह पर आ गए जहां से हमें कैंप के बाहर मशीन गन पोस्ट साफ नजर आई। जहांगीर भट्ट कहने लगा, मैं बैरक की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ। वो जाने ही लगा था कि सामने वाली बैरक से दो संतरी एक कश्मीरी मुजाहिद और लड़कियों को लेकर बाहर निकले। लड़कियों के हाथ खुले थे, कश्मीरी मुजाहिद के हाथ पीछे बंधे थे। जहांगीर भट्ट ने आहिस्ता से कहा, ये हमारा मुजाहिद वानी है, लड़कियां उसके गाँव की हैं, ये उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी नजरें भारतीय फौजियों पर जमी थी। वो कैदियों को सामने वाली बैरक में ले गए। जहांगीर भट्ट ने मुझे इशारा किया। ये इशारा एकदम से अटैक करने का था। हमने पहले ही स्कीम बनाई थी कि अचानक ग्रेनेडों से हमला करके स्टेन गन के फायर की बौछार, जिससे कैंप में अफरा तफरी फैलाई जाए और अपने आदमियों को निकाल कर ले जाएं। हमारे पास 12-12 ग्रेनेड थे। अचानक कैंप में धमाका हुआ। ये मार्टर गोले का धमाका था जो कैंप के ऐन दरमियान में उन फौजियों पर गिरकर फटा जो बैरक से बाहर आ रहे थे। उनके परखचे उड़ गए। उसके साथ ही कैंप पर मार्टर गोले बरसने लगे और पोस्ट तबाह हो गई। जहांगीर भट्ट बोला, हमारे मुजाहिद सामने वाली टेकरी पर पहुंच गए हैं, ये अच्छा हुआ है। उसके साथ ही हमने भी ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। हमारे पहले 2 ग्रेनेड गन पोस्ट पर गिरकर फटे और पोस्ट तबाह हो गई। बैरकों में से भारतीय फौजी गोलियां फायर करते और स्टेन गनों की बौछारें मारते बाहर निकल आए, मगर मुजाहिदीन की मार्टर गन का फायर मुसलसल आ रहा था। इंडियन फौजी फायरिंग करते अकबी बैरक की तरफ दौड़े। वो हमारी जद में थे। हमने स्टेन गन के ब्रस्ट फायर करके उन्हें खाक और खून में नहला दिया। सामने के टीले की जानिब से मुजाहिदीन के अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे। उसके साथ ही मुजाहिदीन को हमने टीले के नशेब से दौड़ दौड़ कर नीचे कैंप की तरफ आते देखा। इतनी देर में कैंप की इंडियन फौज की नफरी ने पोजीशनें संभाल ली थी। जब हमने उन पर पीछे से गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी तो वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। अब हम भी ढलान से उतरकर कैंप की अकबी बैरक की दीवार की ओट में आ गए। सामने की जानिब से मुजाहिदीन की कंपनी भी अल्लाह अकबर के नारे लगाती नीचे आ गई। इस कैंप में भारतीय फौज की बहुत थोड़ी नफरी थी। जितने डोगरे सामने आए उन्हें खत्म कर दिया गया। जो फरार हो गए हों तो हम कुछ नहीं कह सकते। कश्मीरी मुजाहिदीन भी हम में आकर मिल गए। हमने अपने मुजाहिद और दोनों लड़कियों को बैरक से निकाल कर आजाद करा लिया। यहाँ एक बैरक में असलहे का थोड़ा सा जखीरा था, उसे उड़ा दिया गया। फौजी जीप और ट्रक में भी ग्रेनेड रखकर उसे तबाह कर दिया गया। कश्मीरी मुजाहिदीन हुर्रियत परस्त वानी और दोनों कश्मीरी बेटियों को साथ लेकर अपने महाज की तरफ चले गए। मैं और जहांगीर भट्ट भी वहां से अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गए। ये मिशन हमारी तवक्को के खिलाफ बड़ी जल्दी मुकम्मल हो गया था। हाइड आउट में जाकर कमांडो लीडर शेरवान को पूरी रिपोर्ट दी तो वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, मुझे यकीन था हमारे आदमी कैंप पर जरूर अटैक करेंगे। ऐसा ही हुआ। भारतीय हुकूमत को पता ही नहीं कि वो जिस कश्मीरी कौम की हक के खुद इरादियत को कुचलना चाहती है, वो अपने वतन की आज़ादी के लिए 500 साल से जंग लड़ रही है। आखिर फतह कश्मीरियों की होगी। उस रात कश्मीरी मुजाहिद लीडर कमांडो शेरवान ने मेरे साथ एक बड़ी अहम मीटिंग की। इसे मैंने अहम इसलिए कहा कि इस मीटिंग ने मेरी कमांडो और कमांडो स्पाइंग कारगुजारियों की एक ऐसी राह मुतय्यन की जिसने आगे चलकर न सिर्फ कश्मीरियों को जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक को बेपनाह तक़वियत दी, बल्कि भारतीय हाई कमांड के ऐवानों को भी हिला कर रख दिया और सारी दुनिया के ममालिक पर इस हकीकत को वाज़े कर दिया कि हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों के हक के खुद इरादियत को कुचल कर अपनी फ़ौज की मदद से कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है और कश्मीर का बच्चा बच्चा अपनी आज़ादी के लिए सर पर कफन बांध कर मैदान जहाद में निकल आया है। इस अहम तरीन मीटिंग के बाद मेरी कमांडो स्पाइंग कार्रवाइयों ने कश्मीर में मुतय्यन भारतीय फौजियों के मोराल को जबरदस्त धचका दिया। दूसरी तरफ कश्मीरी मुजाहिदीन का मोराल बुलंद हुआ और उन्हें आज़ादी की मंजिल करीब नजर आने लगी। कहने को तो मैंने बड़ी आसानी से कह दिया, मगर इसके लिए मुझे कैसे कैसे हिम्मत शिकन हालात से वास्ता पड़ा और कैसे कैसे नाजुक तरीन मराहिल से गुजरना पड़ा और कश्मीरी मुजाहिदीन को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, ये आपको आगे चलकर खुद ही मालूम हो जाएगा जब मैं अपने कमांडो स्पाइंग ऑपरेशन को पूरी तफसील के साथ बयान करूंगा। कश्मीरी लीडर कमांडो शेरवान ने इशा की नमाज मेरे साथ ही पढ़ी। इशा की नमाज के बाद हमने खाना खाया और हाइड आउट के तहखाने में आ गए। पड़ाल टेकरी के कमांडो एक्शन से पहले हम इस तहखाने में बैठे थे
और कमांडो शेरवान इंडिया के नक्शे पर भारतीय सूबों के बारे में बता रहा था। मेरा ख्याल था कि वो दोबारा वही नक्शा खोलकर इंडिया के मुख्तलिफ सूबों की बाबत तफसीलात से आगाह करेगा, लेकिन उसने नक्शे की बजाय जेब से एक छोटे से सब्ज रंग की पॉकेट बुक निकाली। बड़ी एहतियात से उसके वर्क उल्टा कर कुछ पढ़ता रहा, फिर पॉकेट बुक मेज पर रख दी और आहिस्ता आहिस्ता मेज पर उंगली बजाने लगा। वो किसी गहरी सोच में था। मैं उसके सामने खामोश बैठा था। दीवार की ताक में बैटरी वाली लालटेन रोशन थी। कमांडो शेरवान ने मेज पर कोहनियां लटकाई, जरा सा आगे को झुका और मेरी तरफ देखते हुए बोला, जब दुश्मन मुल्क से जंग शुरू हो जाती है तो एक लड़ाई तो अगले मोर्चों पर होती है। ये लड़ाई दोनों मुल्कों की जमीनी फौजें लड़ती हैं। एक लड़ाई मोर्चों के पीछे लड़ी जाती है। ये लड़ाई मोर्चों के पीछे कमांडोज लड़ते हैं। रात के वक्त तरबियत याफ्ता कमांडो पार्टियां अंधेरे में दुश्मन के अगले मोर्चों के बहुत पीछे जान की बाजी लगा कर जाती हैं। उनका काम दुश्मन के एमुनिशन के जखीरों को उड़ाना, बहुत पीछे लगे हैवी और मीडियम तोप खाने की तोपों को तबाह करना और रात के अंधेरे में कैमोफ्लाज करके छुपाए हुए टैंकों को हिट करना और उन्हें बर्बाद करना होता है। ऐसे मिशन पर गए हुए कमांडो अक्सर जिंदा वापस नहीं आते। वो अपने मुल्क की आबरू बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, लेकिन दुश्मन को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं कि आमने सामने की जंग में 1000 फौजियों की नफरी में इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन एक जंग इससे भी पीछे लड़ी जाती है। ये तीसरी जंग दुश्मन के मुल्क में जाकर उसकी नाक के नीचे बैठकर लड़ी जाती है। ये तीसरी जंग सिपाही यानी जासूस लड़ते हैं। वो दुश्मन के घर में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी जहानत, आला तरबियत और फौलादी आसाब की मदद से दुश्मन की फौजों के ऐसे अहम राज अपने हेडक्वार्टर को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि जंग का नक्शा ही पलट जाता है और बाज़ औक़ात दुश्मन को शिकस्त भी हो जाती है। छोटे से समावर में से गर्म कश्मीरी कहवा प्यालू में उड़ेलते हुए कमांडर शेरवान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। वो जो बातें मुझे बता रहा था, मुझे न सिर्फ उन बातों का बखूबी इल्म था, बल्कि कमाल शाह और गुल खान ने मुझे उसकी ट्रेनिंग भी दे रखी थी। कश्मीरी कहवे का एक घूंट पीने के बाद कमांडो शेरवान ने प्याली मेज पर रखी और बोला, मुझे यकीन है कि जो बातें मैंने बयान की हैं उनसे तुम बखूबी वाकिफ हो और मेरी इत्तला के मुताबिक तुम मोर्चों के पीछे रात के अंधेरे में लड़ी जाने वाली कमांडोज की जंग और दुश्मन के मुल्क में उसके घर में बैठकर लड़ी जाने वाली खामोश जंग की ट्रेनिंग भी ले चुके हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने इस बात में सर हिलाया। कमांडर शेरवान उठकर तहखाने के कच्चे फर्श पर टहलने लगा, फिर मेज पर आकर बैठ गया और मुझसे मुतवज्जे होकर कच्चे फर्श पर टहलने लगा। फिर मेज पर आकर बैठ गया और मुझसे मुतवज्जे होकर कहने लगा, कश्मीर का बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़ा, खवातीन भारतीय काबिज फौज के खिलाफ एक तरह से कमांडो जंग ही लड़ रहा है, क्योंकि हमारी कोई बाकायदा फौज नहीं। हम कश्मीरी मुजाहिद दुश्मन को भी बर्बाद कर रहे हैं और खुद भी शहीद हो रहे हैं। यूं हम अपने खून से आज़ादी के चिराग को रोशन रखे हुए हैं। इसका मुशाहिदा तुम खुद भी कर चुके हो। लेकिन हमारे पास ऐसे तरबियत याफ्ता कमांडोज की तादाद बहुत कम है जो दुश्मन के अकब में जाकर उसको कारी ज़र्ब लगा सकें। फिर भी हमारी कमांडो पार्टियां दुश्मन के फौजी कैंपों और फौजी कैनवायों पर हमले करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाती रहती हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग न होने के बराबर हैं जो दुश्मन के घर में उसकी नाक के नीचे बैठकर उसकी शहरक पर कारी ज़र्ब लगा सकें। जैसा कि तुम जानते हो, ये काम सिपाही यानी तरबियत याफ्ता जासूस करते हैं, और अगर कोई ऐसा जासूस हो जो ट्रेंड कमांडो भी हो तो वो दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाता है, उसकी बुनियादों को हिलाकर रख सकता है। कश्मीरी कमांडो शेरवान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। मैं अपनी कहवे की प्याली खाली कर चुका था। कमांडो शेरवान ने अपनी प्याली के ठंडे कहवे का एक घूंट भरा और मेरी तरफ देखकर बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया और प्याली मेज पर रखते हुए बोला, मेरे दोस्त, ये काम तुम कर सकते हो। तुम एक ट्रेंड कमांडो भी हो और एक्सप्लोसिव्स और इंटेलिजेंस के रमूज से भी आगाह हो। तुम नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी जबान पर तुम्हें अबूर हासिल है। तुम जब अंग्रेजी या उर्दू में बात करते हो तो कोई नहीं कह सकता कि तुम कश्मीरी हो, जबकि हमारा कश्मीरी भी अपने लहजे से साफ पहचान लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस खास सलाहियत से भरपूर फायदा उठाते हुए दुश्मन को उसके घर के अंदर जाकर कारी ज़र्ब लगाई जाए। अगरचे ये एक इंतहाई पुरखतर और नाजुक मिशन होगा, कदम कदम पर जान का खतरा होगा, लेकिन तुम्हारे जज्बा हुर्रियत, तुम्हारी काबिलियत और पेशा वराना सलाहियतों को देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम नाकाम वापस नहीं आओगे। अब मैंने अपनी जबान खोली और कहा, कमांडर, तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं तैयार हूँ। मुझे हुक्म दो कि किस तरह इस्लाम, पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के जिहाद में काम आ सकता हूँ। मैं इस मकसद के लिए हर कदम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कमांडो लीडर शेरवान ने कहा, बस एक बार फिर यही कहूंगा कि तुम्हें हर कदम पर जान कुर्बान नहीं करनी, तुम्हें हर कदम पर जिंदा रहकर अपने मिशन को पूरा करना है। मैंने कहा, कमांडर, मुझे मेरे मिशन से आगाह किया जाए।
मैं तुम्हें अल्लाह के फजल व करम से यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। अब कमांडो लीडर शेरवान ने मेज पर उल्टी रखी हुई पॉकेट बुक उठाई, उसके कागज पर लिखी हुई तहरीर को गौर से पढ़ा और पॉकेट बुक बंद करके मुझसे मुखातिब हुआ। हम कश्मीरी मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर के महाज पर भारतीय फौजों के जुल्म सितम का पूरे जज्बे और जोश के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हमारी कोई प्रोफेशनल फौज नहीं है, हमारे पास कहीं से असलहा भी नहीं आता। हम दुश्मन के एमुनिशन जखीरों पर शब खून मार कर उसी का असलहा उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मगर मुसीबत यह है कि हमें महदूद वसाइल और महदूद नफरी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब दुश्मन के पास न जंगी मटेरियल की कमी है न फौज की नफरी की, हम उसका एक एमुनिशन डिपो उड़ाते हैं तो वो उसकी जगह दूसरा एमुनिशन डिपो बना लेता है। उसकी 2 गन्ने बर्बाद होती हैं, उनकी जगह फौरन नई गन्ने लाकर कमी पूरी कर लेते हैं। हम घात लगाकर उसके 10 फौजी हलाक करते हैं तो उनकी जगह फौरन दूसरे फौजी आ जाते हैं। भारतीय हाई कमांड के पास कश्मीर में मरवाने के लिए फौजों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान की सारी फौज को तुम न तबाह कर सकते हो न मैं अकेला तबाह कर सकता हूँ। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि उसके दिमाग के आसाबी मरकज पर जर्ब लगाई जाए जो कश्मीर के फौजी मामलात को कंट्रोल करता है। उसे बौखला दिया जाए, उसको हर मूवमेंट पर निगाह रखते हुए उसे सबोताज किया जाए। यूं कश्मीर के महाज पर जो भारतीय फौजी डिप्लॉय है उसका मोराल तबाह होगा और आजादी कश्मीर की तहरीक को नई ताकत मिलेगी, उसका मोराल मजीद बुलंद होगा। मैंने बड़े गौर से कश्मीरी कमांडर शेरवान की एक एक बात सुनी। मैंने कहा, सर हुक्म करो, मुझे क्या करना है। मैं उस वक्त एक्टिव कमांडो की हैसियत से बोल रहा था। कमांडो शेरवान कहने लगा, ये मैंने तमहीद बांधी थी, अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ। तुमने शायद रॉ का नाम सुना है। हकीकत यह है कि मेरे लिए ये बिल्कुल अजनबी नाम था। उन दिनों हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया क़याम अमल में आया था। इस खुफिया इदारे ने बैरूनी मुमालिक खास तौर पर कश्मीर अफेयर्स और पाकिस्तान के बारे में इंतहाई खुफिया रिपोर्टों के जरिए अपने मुल्क के वास्ते अहम कामयाबियां हासिल की थी। इन सारी बातों का इल्म मुझे बाद में हुआ। कमांडो लीडर शेरवान बोला, भारत की मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ खुफिया इदारे हैं। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो VIP की हिफाजत का जिम्मेदार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्पेशल ब्रांच CID ये महकमे वजारत दाखिला के मातहत हैं। इनके अलावा वजारत खजाना के खुफिया इदारे DIR और NIB हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस, मैरीटाइम इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस वजारत दिफा के मातहत हैं। लेकिन रॉ का खुफिया इदारा बराह रास्त वजीर आजम इंदिरा गांधी के मातहत है और उसका हेड ऑफिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में है। रॉ मुखफ़फ़ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। ये खुफिया इदारा भारतीय हुकूमत का आसाबी मरकज है। ये इदारा हुकूमत को हर किस्म की मुल्की और गैर मुल्की सरगर्मियों की रिपोर्टें मुहैया करता है और इन रिपोर्टों की रोशनी में दुश्मन मुल्क के अंदर दहशत गर्दी और तखरीब कारी के प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। कश्मीर में रॉ की सरगर्मियां बहुत महदूद हैं क्योंकि यहाँ भारत अपने फौजी यूनिट धड़ाधड़ झोंक रहा है और दहशतगर्दी और तखरीबकारी का सारा काम भारतीय फौज अंजाम दे रही है, जिसका मुकाबला कश्मीरी मुजाहिद अपनी जानों का नजराना देकर हर महाज पर कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के हर महाज पर हम मुजाहिदीन का गलबा है और इंडियन फौज को हमारी गोरीला सरगर्मियां जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारी इतलात के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रॉ के ताउन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी का एक बड़ा लंबा और खतरनाक प्रोग्राम वज़ा किया है। बल्कि पाकिस्तान कई शहरों में रॉ के भेजे हुए खुफिया दहशतगर्दों ने अपनी तखरीबकारियां शुरू भी कर दी हैं। इससे भारतीय हुकूमत का मकसद पाकिस्तान के सियासी और इक्तसादी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है। दूसरे, इंडिया की हुकूमत ये समझ रही है कि पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। तुमने खुद देख लिया है कि हम अपनी आज़ादी की जंग अपने महदूद वसाइल में रहकर खुद ही लड़ रहे हैं। हमारे पास जो असलहा है वो दुश्मन के एमुनिशन के जखीरों से छीना हुआ असलहा है। हम दुश्मन की गोलियां उसके सीने में उतार रहे हैं। कमांडो शेरवान एक लम्हे के लिए चुप हो गया। मैं भी पूरी तवज्जो से और खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, जो मेरे लिए इंतहाई अहम और बिल्कुल नई है। शेरवान कहने लगा, कश्मीर अफेयर्स के बारे में भारतीय फौजी हाई कमांड को भी यही खुफिया इदारा रॉ ही तमाम तर खुफिया मालूमात फराहम करता है और इनकी मालूमात को सामने रखकर कश्मीर में भारतीय फौजी यूनिट भेजे और डिप्लॉय किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में बैठकर किसी तरह इस खुफिया इदारे तक रसाई हासिल करो और कश्मीर में इंडियन यूनिटों की सरगर्मियों के बारे में हमें पूरी मालूमात दो। ये मालूमात तुम रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए खुफिया कोड में हम तक पहुंचा दोगे। मैंने कमांडो शेरवान से पूछा, क्या मुझे दिल्ली पहुंचकर गुल खान से राब्ता कायम करना होगा? कमांडो शेरवान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, गुल खान ने तुम्हें जितना कुछ बताना था बता चुका है। अब तुम एक दूसरे आदमी से मिलोगे।
उस आदमी का ताल्लुक न पाकिस्तान से है और न वो इंडिया का कोई पेशेवर जासूस है। ये शख्स भारत में रहने वाला दूसरे मुसलमानों की तरह एक मुसलमान है। भारत में बसने वाले दूसरे करोड़ों मुसलमानों की तरह उसके सीने में भी इस्लाम की शमा रोशन है और वो मुखालिफ हवाओं के थपेड़ों में भी इस चिराग को रोशन रखे हुए है। तुम उस आदमी को जाकर मिलोगे। ये मर्द मुजाहिद मुझे कहाँ मिलेगा? मेरे इस सवाल के जवाब में कमांडो शेरवान ने मुझे उस भारतीय मुसलमान का नाम, एड्रेस बताया जो मैं जाहिर नहीं करूंगा। उसका फर्जी नाम शेर अली रख लेता हूँ। कमांडो शेरवान ने कहा कि शेर अली अंग्रेजों के जमाने की हिंदुस्तानी फौज की सिग्नल कोर में रह चुका है और सिग्नल्स की खुफिया कोड साइफर और डिसाइफर करने में माहिर है। शेरवान ने कहा कि शेर अली अलीगढ़ हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था और अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसने साइंस के मजामीन के साथ 11-12 जमातें पास की थीं। कमांडो शेरवान ने बताया कि शेर अली ने नई दिल्ली के 12 खंबे के इलाके में एक फैशनेबल रेस्टोरेंट खोल रखा है। उसने मुझे रेस्टोरेंट का नाम भी बताया जो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। तुम दिल्ली जाकर शेर अली से मिलोगे। वो तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें क्या करना है और वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। जिस रोज तुम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगे, मैं उसे खुफिया कोड में वायरलेस पर तुम्हारा नाम और तुम्हारी रवानगी की इत्तला कर दूंगा। तुम्हें एक खास खुफिया जुमला भी बताऊंगा जो तुम उसके आगे जाकर बोलोगे, जिसके जवाब में वो भी एक खास जुमला बोलेगा। बहरहाल अभी तुम्हें मीर साहब के पास कम से कम 3 माह रहकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों, उनके कल्चर और ख़ास तौर पर हिंदू देवमाला और संस्कृत ज़बान के बारे में इब्तदाई तालीम हासिल करनी होगी। मैं कल ही तुम्हें मीर साहब के पास पहुंचा दूंगा। मुझे बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा जा रहा था। ये काम ऐसा था कि जहां हर कदम पर खतरात का सामना था। कमांडो एक्शन में तो एक खास मिशन पर जाना होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। आदमी या कामयाब लौटता है या फिर शहीद हो जाता है। लेकिन जो मिशन कमांडो शेरवान मेरे सुपुर्द कर रहा था वो एक मुसलसल कमांडो स्पाइंग मिशन था। इस मिशन में दुश्मन के घर में जाकर बैठ जाना था और वापस नहीं आना था और वहां अपने आप को जिंदा रखकर दुश्मन के नापाक अजाइम के बारे में मुकम्मल खुफिया रिपोर्टें हासिल करके उन्हें मुजाहिदीन तक पहुंचाना था। ये कमांडो स्पाइंग का मिशन हकीकत में मेरे मिजाज के ऐन मुताबिक था। मैं खुद भी यही चाहता था कि इस्लाम और जिहाद कश्मीर के लिए कोई ऐसा काम करूं जो पहले किसी ने न किया हो और जिसमें मुझे जान की बाजी लगानी पड़े। मैं खुश था कि आखिर मुझे मेरी मर्जी का एक मिशन मिल गया है। इस तरह मैं इस्लाम, पाकिस्तान और जिहाद कश्मीर को तक़वियत पहुंचाने के लिए हैरत अंगेज कारनामे सरंजाम दे सकता हूं। एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।